Hello friends, we have done the fundamentals on assets, we have done the fundamentals of liabilities, and we are now going to learn what is income and expenditure. As you know, in the candlestick approach, if income increases, that is credit, and expenditure increases, that is debit. So let us start with the fundamentals of income and expenditure. How income expenditure journal can be presented, can be written. All these things we are going to learn. So let us start. Suppose this is a expenditure. And expenditure means आदमी लोग सोचते हैं कि पेमेंट, expenditure means payment, but it is not always true. एक्सपेंडिचर पेमेंट तो है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. हाउ, कैसे होता है, मैं आपको समझाते हैं. सपोज एक्सपेंडिचर इज ए पेमेंट, नॉट ऑलवेज ट्रू. कैसे? मान लीजिए कि आपका पास कोई आदमी काम करते हैं, राइट? आप मंथली सैलरी उसको 1000 करके देते हैं. तो आप कितना सैलरी पेमेंट किए? सैलरी पेड. क्योंकि अगर अप्रैल का सैलरी फर्स्ट वीक ऑफ मई का सैलरी आप देते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून का सैलरी आप देते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर जब आएगा, मार्च का सैलरी कब देंगे? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. बट मेरा मार्च में ईयर खत्म हो जाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. मार्च में मेरा ईयर खत्म हो जाता है. सो ये मान लीजिए कि ये मेरा स्केल है. ये आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, राइट? आप अप्रैल का जो सैलरी उसको मई फर्स्ट वीक में देते हैं. मई का सैलरी आप जून फर्स्ट वीक में देते हैं. जून का सैलरी जुलाई का फर्स्ट वीक में देते हैं. उसी तरह अगर आप हिसाब करेंगे, आप मार्च का सैलरी कब देंगे? ना अप्रैल का फर्स्ट वीक में देंगे. बट मेरा मार्च में मेरा ईयर खत्म हो जाता है. जो हम लोग ईयर लेते हैं वो मार्च में खत्म हो जाता है. सो इसी ईयर में मैं पेमेंट सैलरी पेड कितना, आप हिसाब कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. जो 12 मार्च का जो सैलरी वो आप पेमेंट करेंगे कब? ना अप्रैल में. सो इसी ईयर में
आप 11 मंथ का सैलरी इंटू 1000 आप पेमेंट कर दिए 11,000, राइट। और 1000 सैलरी ये आपका इसी ईयर में एक्सपेंडिचर, बट यू हैव नॉट पेड, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रूड एक्सपेंसेस। क्योंकि आदमी काम किया है मार्च में, आप उसको अप्रैल में सैलरी देंगे, मार्च में आपका ईयर खत्म हो जाता है। सो सारा अकाउंटिंग आपको मार्च 31 तक करना है। तो मार्च 31 में आप 1000 पेमेंट आप अप्रैल में किए हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। सो मेरा साल भर जो सैलरी एक्सपेंडिचर ये मेरा 12,000 होता है। सो इससे आपको पता होता है कि एक्सपेंडिचर का मतलब मैं जितना पेमेंट किए और जितना पेमेंट में नहीं किए बाद में मेरे को पेमेंट करना है, वो भी मेरा एक्सपेंडिचर होता है। सो व्हाट इज पेड एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, उसी को बोलते हैं मेरा एक्सपेंडिचर। फिर भी फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है कि मैं दूसरा केस आपको बोलते हैं, सेकंड केस। क्या है ना, आपका पास फिर एक आदमी काम करते हैं, आप उनका कुछ पैसा जरूरी है, आपका जो एम्प्लॉय उनका पैसा बहुत जरूरी है, और वो बोलता है कि सर मैं तो आपका कंपनी में काम करते हैं, 1 मंथ का सैलरी मेरे को एडवांस दे दीजिए। सो इसी ईयर में आप 12 मंथ सैलरी मेरे को दे दीजिए, मार्च का सैलरी मेरे को मार्च में दे दीजिए क्योंकि मेरे को बहुत जरूरी है, और अप्रैल का नेक्स्ट ईयर का अप्रैल का सैलरी भी मेरे को आप दे दीजिए। सो यू एग्रीड बिकॉज योर एम्प्लॉय इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड पर्सन, ही इज वेरी मच नीड ऑफ मनी, इसलिए आप एग्री कर दिए। तो इसलिए आप जो पेमेंट किए हैं, कितना मंथ का सैलरी इसी ईयर में पेमेंट किए, 13 मंथ, 13 मंथ इंटू 1000, यह आपका 13,000 आप पेमेंट किए इसी ईयर में। मान लीजिए कि मेरा ईयर 2021-22, इसी ईयर में एम्प्लॉय का बहुत जरूरी है, इसलिए वो आपको 1 मंथ का एडवांस बोलते हैं कि देने के लिए। इसी ईयर में 12 मंथ का आप दे चुके हैं, फिर एक 1 मंथ एडवांस भी वो लोग बोलते हैं। सो जो एडवांस सैलरी आप पेमेंट किए, दिस इज रिलेटिंग टू योर अप्रैल, नेक्स्ट ईयर अप्रैल। बट जब में अकाउंट्स बनाते हैं, आपका 12 मंथ्स का अकाउंट बनेगा, राइट। सो 12 मंथ का जब अकाउंट बनेगा, ये तो 13 मंथ का सैलरी है, 1 month salary is not an expenditure in current year, it is an expenditure in the next year, इसलिए उसको बोलते हैं प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो 12 month 12,000 is the salary for this current year, 1,000 is the advance salary which is relating to your year 22-23 and it is deducted here. Suppose आपका 11 मंथ आप पेमेंट किए, 1 मंथ बाकी है, तो उसको बोलते हैं आपका आउटस्टैंडिंग, और आपको जो प्रीपेड एडवांस दिए हैं
उसको बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। सो प्रीपेड आपका माइनस होता है और जो आउटस्टैंडिंग ये आपका ऐड होता है, तब मेरे को एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर मिलेगा। सो एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स इज नॉट ऑलवेज व्हाट वी पे। व्हाट वी पे इज एन एक्सपेंडिचर व्हेन वी प्रिपेयर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता होगा कि देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। सो वी आर डीलिंग विथ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए जो भी पेमेंट वो आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए आपको कुछ आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है और प्रीपेड है तो इसको लेस करना है। सो लेट अस नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम भी इसी तरह हो सकता है। इनकम मान लीजिए कि आपको रेंट मिलता है। रेंट इज ए इनकम, क्योंकि आप मकान किसको, टेनेंट को दिए हैं, इससे आपको रेंट मिलता है। मान लीजिए कि आप जो रेंट आपको मिला है वो दिस रेंट रिसीव इज फॉर 11 मंथ एंड 2000 करके रेंट, दिस कम्स टू 22,000। आपको 11 मंथ का रेंट मिला है, बट टेनेंट अभी भी है और वो मार्च का रेंट फिर वो अप्रैल में आपको पेमेंट करेगा, इसलिए आपको मिलेगा कितना मिलेगा ना, और भी 1 मंथ का रेंट जो आप रिसीव नहीं किए नेक्स्ट ईयर में रिसीव करेंगे, बट दिस मार्च रेंट इज रिलेटिंग टू द करेंट ईयर। सो इसको बोलते हैं, मान लीजिए कि आप 11 मंथ का रेंट मिला है, इतना तक 11 मंथ हो गया, और जो लास्ट मंथ 12th मंथ वो तो आपको अप्रैल में मिलेगा। आपका ईयर खत्म होता है मार्च में, इसलिए 1 मंथ का रेंट रिसीवेबल, क्योंकि ये इनकम है आपका इनकम बढ़ेगा, so receivable. So therefore this rent receive accrued rent, this is the rent due, आपका ड्यू हो गया, बट अभी तक आपको टेनेंट से नहीं मिला है, इसलिए इसको बोलते हैं accrued rent। This is 2000. So total comes to 24,000 is your income. Similarly, किसी से आप मान लीजिए कि आपका पैसा जरूरी है, आप रेंट टेनेंट को बोले हैं कि हमको 13 मंथ का रेंट दे दीजिए। सो आपका पैसा जरूरी था, टेनेंट को आप रिक्वेस्ट किए, भाई मेरे को 13 मंथ और 1 मंथ का रेंट ज्यादा दे दीजिए। सो वो आपको दे दिया, कितना दिया ना, 13 इंटू 2000, मान लीजिए कि 26,000 दे दिया, बट 1 मंथ नेक्स्ट ईयर अप्रैल का रेंट आपको मिला है इसी ईयर में, मार्च में मेरा ईयर खत्म हो जाता है, अप्रैल का रेंट मिला है। सो अप्रैल रेंट इज नॉट रिलेटिंग टू करेंट ईयर,
कौन ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। इसलिए जो रेंट रिसीव इतना माइनस प्री रिसीव्ड, आपका 1 मंथ का रेंट हमको एडवांस लिए हैं, आप इसको प्री रिसीव्ड बोल सकते हैं, एडवांस रेंट भी बोल सकते हैं। मैं लिख देते हैं इधर एडवांस रेंट, राइट। तब ये 24,000 आपका इसी ईयर का रेंट होता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा समरी कर लेते हैं। अगर आपको इनकम नहीं मिला है बट इसी ईयर में ये इनकम है, आपको कैश में या बैंक में नहीं मिला है, फिर रिलेटिंग टू द करेंट ईयर, तब उसको बोलते हैं एक्रूड रेंट। दिस इज अबाउट इनकम। आपको रेंट मिला है, कितना ना ज्यादा मिला है, सो इसलिए उसको माइनस कर देंगे, इसको बोलते हैं एडवांस रेंट और प्री रिसीव्ड रेंट। और मेरे इसी ईयर में जो इनकम है दिस इज 24,000, हियर ऑल्सो इट बिकम 24,000, राइट। सो दिस इज अबाउट द इनकम। जो हमको कैश मिलता है वो मेरा इनकम हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि accrued rent and advance rent may be there. Accrued income and advance income may be there, right? So let us come to decision expenses. एक्सपेंसेस का बारे में बोलते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर, वो एक पीरियड में एक्रूअल सिस्टम का बात करते हैं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी हम लोग पढ़ते हैं एक्रूअल सिस्टम, राइट। सो जो भी एक्सपेंडिचर होता है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब ये कैंडल्स स्टिक में दिस इज इंक्रीज डेबिट। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंडिचर ये आपका घटेगा अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज, ये आपका क्रेडिट। दिस इज इंक्रीज and this is your decrease, right? This is your expenditure. एक्सपेंडिचर का फिर आपका दो साइड है। एक साइड होता है आपका पेमेंट, जो आप पेमेंट किए हैं, व्हाट इज पेड, this is your payment, right? Another one is your कुछ बाकी है आउटस्टैंडिंग, जो आप पेमेंट नहीं किए, जिस तरह आउटस्टैंडिंग सैलरी। हो सकता है कि आप ज्यादा पेमेंट किए, उसको बोलते हैं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। जो एक्सपेंडिचर होता है ये आपका डेबिट, इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो ये डेबिट, एक्सपेंडिचर डिक्रीज क्रेडिट। ये तो आपका पेमेंट, ये तो पेमेंट है जो कि आप पेमेंट कर चुके हैं। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आपको देना है। इसी ईयर में आप पेमेंट नहीं किए,
आपको नेक्स्ट ईयर में देना है, therefore it is a liability, right? You have to pay in the future. आपका पास कोई आदमी इन द मंथ ऑफ मार्च काम किया है, आप उसको सैलरी अप्रैल में पेमेंट करते हैं या मई मंथ में पेमेंट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये आपका दिस इज ए लाइबिलिटी टू पे, ये अमाउंट आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट नहीं किए उसको बोलते हैं लायबल टू पे, लाइबिलिटी। सो लायबल टू पे, ये आपको पेमेंट करना है, इसलिए दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी में क्या होता है ना, आपका लाइबिलिटी अगर इंक्रीज तब आपको, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज तब डेबिट। ये डिक्रीज करने से लाइबिलिटी आपका डेबिट होता है, अगर लाइबिलिटी घटेगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगा तब आपका क्रेडिट, राइट? ये तो यही है जो कि इंक्रीज करेगा लाइबिलिटी तब ये बढ़े, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तब ये क्रेडिट, लाइबिलिटी घटेगा तब ये डेबिट। सो हियर लाइबिलिटी डिक्रीज and this is liability increase, right? So in case of liability increase it is credit, in case of liability decrease it is debit। प्रीपेड एक्सपेंस आप पेमेंट ज्यादा कर लिए, अभी मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय को 13 मंथ का सैलरी दे चुके हैं, यू हैव पेड फॉर 13 मंथ, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिसीव सर्विस फ्रॉम हिम, और इफ ही विल नॉट गिव यू सर्विस ही विल रिटर्न बैक द मनी, वो आपको पैसा वापस दे देगा या आपके लिए सर्विस देगा। सो इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू गेट द सर्विस, therefore it is an asset। एसेट किसको बोलते हैं? जिससे हमको कुछ मिलेगा, सेल करने से मिलेगा, कुछ हमको मिलेगा, उसको बोलते हैं एसेट। सो दिस प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, सो इट इज ए एसेट। एंड आपको पता है एसेट का क्या है ना, अगर ये इंक्रीज करेगा डेबिट, अगर डिक्रीज करेगा ये डिक्रीज तब क्रेडिट। सो इंक्रीज करने से ये आपका डेबिट होता है, डिक्रीज करने से ये क्रेडिट होता है। लायबिलिटी में ठीक उल्टा होता है, जब इंक्रीज तब क्रेडिट, जब डिक्रीज तब डेबिट। So it is liability, this is your asset, right? So this is the nature of the expenditure। इनकम में आपका जो भी इनकम होता है, अगर किससे आप ज्यादा पैसा लिए हैं, मान लीजिए कि आप रेंट में मकान दिए हैं, 13 मंथ्स का रेंट ले लिए, इसलिए उसको बोलते हैं प्री रिसीव, आप ज्यादा पैसा ले लिए, इट इज योर लाइबिलिटी, it is called liability because you are liable to give your property in rent। So
आप किसी से एडवांस ले लिए, इसको बोलते हैं प्री रिसीव। एडवांस किसी से लिए हैं तब ये मेरा लायबिलिटी। किसी को आप एडवांस दिए हैं ये मेरा एसेट, क्योंकि उससे आपको पैसा मिलेगा, राइट। So let us now come to a fundamental journal entry. Earlier we have done 5 entries. These are all fundamental entries. After fundamentals is over, we will go for the problem, we will go for the hard, very hard, and all the varieties of the problem will be covered here. So let us come to received rent rupees 11,000. Received rent rupees 11,000 from tenant, right? Received rent rupees 11,000 from tenant. मान लीजिए कि मैं 1,000 करके मंथली 1,000 और 11 मंथ का रेंट हमको मिला है। जब 11 मंथ का रेंट मिला है, ये आपका बिजनेस का कैश बॉक्स, राइट। सो आपका कैश बॉक्स में कितना पैसा आ गया बेटा ना, 11,000 आपका पास आ गए। सो कैश बॉक्स में जितना पैसा था 11,000 इज इंक्रीजिंग। सो कैश मेरा एसेट अगर इंक्रीज होगा तो ये आपका डेबिट, कैश इंक्रीज, इसलिए ये डेबिट, मैं उसका नाम दे दिए IN इंक्रीज, राइट। और आपका जो रेंट आपको मिलता है, रेंट आपका इनकम है, राइट। रेंट जो आपको 11,000, कोई भी एक ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट है, 1 डेबिट, अनदर 1 क्रेडिट। आपको पता हो गया कि कैश मेरा डेबिट होगा, इट इज श्योर, राइट। और आपको जो घर रेंट में देके आपको जो पैसा मिला है, आपको जो पैसा मिला है, दिस इज योर रेंटल इनकम, दिस इज योर रेंटल इनकम। So one is your asset, therefore it is debit. Another one is your income, and income भी आपका बढ़ रहा है, 11,000 आपका इनकम हो गया। तो इसलिए जब 11,000 इनकम, आपका इनकम ऑल्सो इंक्रीज। इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। आपका इनकम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्रेडिट इनकम। ये इनकम इंक्रीज, क्रेडिट, एसेट इंक्रीज, डेबिट। अब मैं जर्नल, ये दोनों को मिला के एक जर्नल कर देंगे। क्या होगा जर्नल, पहले डेबिट लिखेंगे ना, नहीं, तब बोलो कैश अकाउंट डेबिट, दोनों को मिला के एक जर्नल बना लीजिए। तो अब क्रेडिट वाला, क्रेडिट, क्रेडिट इनकम। सो इनकम को आप क्रेडिट कर दिए। क्या इनकम है आपका, ये रेंट है। सो रेंट अकाउंट क्रेडिट 11,000। और नरेशन आप लिख दीजिए, बीइंग रेंट रिसीव्ड रुपीज 11,000, बीइंग रेंट रिसीव्ड रुपीज 11,000, ये आप नरेशन में लिख दीजिए। सो फ्रेंड्स,
received rent 11,000 from tenant, so the journal entry will be cash account debit to rent credit, क्योंकि ये आपका इनकम है, आपका इनकम बढ़ेगा इसलिए इनकम क्रेडिट, राइट। So this is the sixth entry. Now let us come to another one entry. Seventh entry. Rent receivable rupees 1,000, इसको रेंट रिसीवेबल बोल सकते हैं और रेंट एक्रूड भी बोल सकते हैं। Rent accrued rupees 1,000, right? Rent receivable 1,000, rent accrued rupees 1,000। ये जो रिसीवेबल, ये आप रिसीव करेंगे रेंट, आपको मिलेगा रेंट, इसलिए दिस रेंट इज ए इनकम। और आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है, मार्च आपको 11 मंथ का रेंट मान लीजिए कि मिला है, 1 मंथ जो मार्च मंथ, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, उसका रेंट आपको अप्रैल में मिलेगा। बट इनकम तो इसी ईयर का होता है, क्योंकि मार्च तो आपका इन ईयर का अंदर ही आते हैं, बट आपको अप्रैल में रेंट मिला है, मार्च में तो नहीं मिला है। इसलिए आपको एक जर्नल पास करना है कि रेंट रिसीवेबल और रेंट एक्रूड रुपीज 1,000। कोई भी ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है, एक तो रेंट इज ए इनकम, ये तो आपको पता हो गया कि रेंट अगर आपको मिल रहा है व फ्यूचर में मिलेगा, तब उसको में बोलेंगे कि रेंट इज ए इनकम, ये तो रेंट इनकम है। और आपको ये फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए इनकम अगर इंक्रीज तब क्रेडिट, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट, राइट। आपको रेंट मिलेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, इसलिए आप रेंट को क्रेडिट कर दीजिए, राइट। और ये रेंट आपका इनकम है, अभी तक नहीं मिला है, फ्यूचर में मिलेगा आपको रेंट। सो फ्यूचर में आप रिसीव जो करेंगे ये आपका एसेट, क्योंकि कोई भी एसेट से फ्यूचर में मेरा इनकम होता है। जिस तरफ आपका प्लांट, जिस तरफ मशीनरी, जिस तरफ बिल्डिंग, उसी तरफ रेंट एक्रूड, रेंट आपको ड्यू बट यू हैव नॉट रिसीव, सो रेंट एक्रूड इज ए इनकम फॉर यू। सो फ्रेंड्स, रेंट एक्रूड इसको बोलते हैं आपका एक्रूड रेंट। रेंट एक्रूड और एक्रूड रेंट जो भी आप बोलेंगे, दिस इज ए एसेट, एंड एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका डेबिट, राइट। सो कैंडलस्टिक बोलते हैं कि इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, रेंट अगर एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट। ये दोनों को मिला लीजिए, एक जर्नल बना दीजिए। क्या जर्नल होगा? ये दोनों को मिला दीजिए। पहले में डेबिट लिखेंगे,
सो डेबिट में आएगा आपका रेंट एक्रूड और एक्रूड रेंट, वो अच्छा लगता है सुनने के लिए, राइट। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट आपका 1000 पहले डेबिट लिखते हैं, इसका बाद क्रेडिट टू रेंट अकाउंट, ये आपका 1000। सो दिस इज योर क्रेडिट, बीइंग द नरेशन रहेगा बीइंग द रेंट एक्रूड, बीइंग द रेंट एक्रूड। सो रेंट इज ए इनकम एंड इनकम इज क्रेडिट एंड रेंट एक्रूड जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, दिस इज योर एक्रूड रेंट, दिस इज एसेट। एसेट अगर बढ़ेगा क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, आप खुश हो गए, ठीक है। टेनेंट इसी मंथ में नहीं दिया है, अप्रैल में तो आपको पैसा दे देगा। सो इसलिए रेंट एक्रूड, एक्रूड रेंट इज ए डेबिट और टू रेंट बीइंग द रेंट एक्रूड rupees 1000, this will be the narration here, right? So friends, we will continue with many number of such classes in for journal entry and introduction to accounting. We will take a lot of classes, so be with us and follow it so that you will have a definitely in-depth knowledge on the basis of accounting. And if you like my video, please subscribe, offer your comments. If you want any clarification, you can also mention there. We will come out with the solution positively. Thank you for the visit. See.